नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए, आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार, उद्धव को थप्पड़ मारने का दिया था बयान। निजीकरण पर भड़की कांग्रेस, कहा मोदी ने नहीं बताया, कुछ नहीं बचने दूंगा। अजमेर में भिखारी से कहा पाकिस्तान जाओ। इंदौर के चूड़ी वाले पर नया केस। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन के खिलाफ बगावत, विधायक बोले हाईकमान से मिलेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी कलह, राहुल से मिले बघेल और टीएस सिंहदेव। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने महाराष्ट्र के चिपलूण इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसके पहले रत्नागिरी कोर्ट ने राणे को जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और बॉम्बे हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। शिवसेना की शिकायत पर नासिक साइबर सेल ने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राणे के खिलाफ शिवसैनिकों ने पुणे और महाड़ में भी मामले दर्ज कराए हैं और खबर है कि दूसरे जगहों पर भी वे मामले दर्ज करा रहे हैं। दरअसल नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 15 अगस्त के दिन भाषण दे रहे थे तो ये बात भूल गए थे कि देश को आज़ादी मिले कितने साल हुए हैं। उनको आज़ादी का साल पूछने के लिए अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा था। राणे ने कहा कि अगर वो वहाँ मौके पर मौजूद रहते तो उद्धव ठाकरे के कान के नीचे एक थप्पड़ लगा देते। राणे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है और जाहिर है कि शिव सैनिक आमने सामने हैं राणे के समर्थकों के। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि एक केंद्रीय मंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से हल्की बातें कहता है, अपमानजनक बातें कहता है, हिंसा की वकालत करता है, थप्पड़ मारने की बात कहता है। तो एक जो लोकतांत्रिक और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा होती है उसका सरासर उल्लंघन करता है और इस पर उसे कोई खेद भी नहीं जताता है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि मोदी मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। और वैसे सब जानते हैं कि नारायण राणे का अतीत किस तरह का रहा है। नारायण राणे एक तरह की गुंडागर्दी वाली राजनीति के लिए कुख्यात रहे हैं। पहले वो शिवसेना में थे तब भी यही करते थे और अब बीजेपी में आ गए हैं तो उनकी भाषा नहीं बदली है, वो उसी भाषा में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि शिवसेना ने भी उनके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है और उनके खिलाफ जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उनमें उन्हें मुर्गी चोर बताया जा रहा है। पहले वो इस तरह का काम करते थे, छोटी मोटी अपराध भी करते थे ऐसा कहा जाता है और इसलिए उनको उस रूप में जाना जाता है। तो नारायण राणे की जो छवि रही है, ये जो बयान उन्होंने दिया है उससे कोई विपरीत नहीं है, ये उसके अनुकूल ही है। लेकिन जब आप केंद्र में मंत्री बन जाते हैं, राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तब आपको शालीनता के साथ पेश आना चाहिए। आपको अगर उद्धव ठाकरे की किसी गलती को रेखांकित करना था, उस पर टिप्पणी करनी थी, तो वो भी मर्यादित ढंग से करनी चाहिए थी। लेकिन नारायण राणे अपने स्वभाव, अपने चरित्र से बंधे हुए हैं और वो सार्वजनिक जीवन की मर्यादा को भी नहीं समझते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा होने की एक अलग जो जिम्मेदारी आती है उसको भी नहीं मानते हैं और इसलिए आज ये स्थिति निर्मित हुई है। यही वजह है कि बीजेपी भी उनको ठीक से डिफेंड नहीं कर पा रही है, बीजेपी भी उनके साथ नहीं खड़ी नज़र आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने ज़रूर उनके पक्ष में बयान दिया है लेकिन उनका बचाव नहीं किया है। उन्होंने कहा उनके साथ खड़े हैं लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अगली खबर लेते हैं। मोदी सरकार के द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को लाने का कांग्रेस ने जोरदार विरोध किया है। केंद्र ने सोमवार को बताया था कि इसके जरिए उसने
अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन कांग्रेस ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इसके विरोध में अभियान चलाया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार निजीकरण करने की होड़ में देश के साथ विश्वासघात कर रही है, राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचा जा रहा है और मित्रों को मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। पार्टी ने #स्टॉप सेलिंग इंडिया के जरिए अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कुछ नहीं बचने दूंगा। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि देश के हाईवे, रेलवे, हवाई अड्डों, खदानों, स्टेडियम, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सहित भी कई संपत्तियों को मोदी के मित्रों को बेचा जा रहा है और ये सब के साथ विश्वासघात है। तो मोदी सरकार ने दरअसल अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, उसकी ऐसी तैसी कर दी है और एक तरह से सरकार कंगाल है। वो रिजर्व बैंक से ज़बरदस्ती धन ले चुकी है, पेट्रोलियम पदार्थों पर इतने ज़्यादा टैक्स लेकर धन इकट्ठा करती जा रही है। बताते हैं करीब 22 लाख करोड़ रुपए उसने इकट्ठे किए हैं। इसके बावजूद वो जो सरकारी संपत्तियां पिछले 70 सालों में बनी हैं उनको बेच कर पैसा इकट्ठा कर रही है और इनको बेचने का एक मकसद हो सकता है कि अर्थव्यवस्था को चलाना रहा हो, क्योंकि उसको वो कंगाल कर चुकी है। लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि अपने मित्रों को लाभ पहुंचाना है। जितनी भी लाभ की परिसंपत्तियां हैं उनको या तो औने पौने दामों में बेचना है या फिर ये जो मॉडल है कि पीपी मॉडल की पब्लिक पार्टिसिपेंट के ज़रिए इसको कोई पावर हाउस या कोई दूसरा संस्थान उन्हें लीज पर दे दिया जाएगा और वो एक छोटी मोटी रकम सरकार को देंगी और बाकी अपने मुनाफा ज़बरदस्त तरीके से कमाएंगी। तो ये जो मोनेटाइजेशन का मामला है, मुद्रीकरण का मामला है, दरअसल ये अपने मित्रों और व्यापारिक मित्रों को लाभ पहुंचाने का है और इसी से चुनाव में चंदा भी आता है, इलेक्शन बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिलते हैं। तो ये पूरा खेल इस तरह से रचा जा रहा है, लेकिन बहुत घृणित है। ये देश के साथ विश्वासघात है, जैसा कि कांग्रेस भी कह रही है। ये संपत्तियां लोगों के सहयोग से, लोगों के टैक्स से निर्मित हुई हैं और सरकार उन्हें इस तरह से लुटाए रही है। तो ये देश को बचने नहीं देने की जो बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो अपनी जगह दुरुस्त लगती है। अगली खबर लेते हैं। राजस्थान के अजमेर में भीख मांग रहे मुस्लिम परिवार से मारपीट का एक मामला सामने आया है। आरोपियों ने परिवार के साथ मारपीट तो की ही है और लेकिन उसके साथ उन परिवार से कहा है कि भीख मांगना है तो पाकिस्तान चले जाओ। ये घटना रामगंज थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह मुस्लिम परिवार यूपी के कानपुर का है। पुलिस के अनुसार घटना 20 अगस्त 2021 की है। पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो को देखा और स्वतः संज्ञान लिया। उधर इंदौर में जिस चूड़ी वाले की भीड़ ने पिटाई की थी, उसी के खिलाफ अब पॉक्सो एक्ट समेत 9 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। धर पूछने के बाद चूड़ी वाले की सामूहिक पिटाई के इस मामले में सोमवार शाम को एक किशोरी सामने आई। उसकी शिकायत पर इंदौर पुलिस ने चूड़ी वाले के खिलाफ मामले दर्ज किए। चूड़ी वाले तस्लीम नामक युवक की रविवार को इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की थी। तो चाहे अजमेर का मामला हो चाहे इंदौर का मामला हो, दोनों मामले एक जैसे दिखते हैं। दोनों मामलों में जो हिंदू कट्टरपंथी हैं, जो हिंदू उग्रवादी हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो मुसलमानों को निशाना बनाते हुए पहुँचे। इंदौर में चूड़ी वाला जो चूड़ी बेच रहा था उसको निशाना बनाएगा और यहाँ पर एक सीधे साधे भिखारी को निशाना बनाया गया। उसकी पिटाई की गई और उसे कहा गया पाकिस्तान चले जाओ। आप जानते हैं कि ये लैंग्वेज किन लोगों की है, किस विचारधारा से आई है, किस राजनीतिक संगठन की है। और ये मारपीट, पाकिस्तान भेजना या इस तरह के आरोप लगा देना, और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार का भी क्या रवैया है। ये सब करने के बाद एक किशोरी भी खड़ी हो गई है, उसने भी कुछ आरोप लगा दिए, उसके तहत भी आरोप दर्ज कर लिए गए हैं। तो कैसे मामले बनाए जाते हैं, कैसे निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है, और एक तरह से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, एक पार्टी और विशेष विचारधारा के नाम पर, उनको संरक्षण सरकार से मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश में
आप देख सकते हैं राजस्थान में चूंकि बीजेपी की सरकार नहीं है इसलिए वो संरक्षण नहीं मिल रहा है। इसके पहले हमने कानपुर में भी देखा कि किस तरह से वहाँ एक रिक्शे वाले के साथ इसी तरह की बदतमीजी की गई, उससे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा गया और ये सिलसिला चल रहा है। शायद इसका संबंध आने वाले चुनाव से भी है। एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ और ये बहुत आम मुसलमान हैं, छोटे मोटे कारोबार करने वाले मुसलमान हैं, इनके खिलाफ इस तरह की भावनाएं भड़काई जा रही हैं। जाहिर है कि इसका मकसद उनका बहिष्कार करना भी है, उनको हिंदू समाज से काट देना भी है। तो कई स्तरों पर यह काम चल रहा है और एक ऐसा नया इंडिया बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें हिंदू मुसलमान पूरी तरह से दो फांक हो जाएं, उनके बीच कोई संबंध न रहे, पूरी तरह से उनको बहिष्कृत कर दिया जाए, उन्हें अछूत बना दिया जाए, उनको कमज़ोर कर दिया जाए। तो ये घृणित जो पूरी राजनीति है जो बीजेपी और संघ परिवार के द्वारा चलाई जा रही है, ये उसका नतीजा है। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हो गई है। लगभग 30 विधायकों ने अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग की है और इस मामले में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त भी मांगा है। इस बगावत में शामिल विधायकों मंत्रियों ने कहा है कि वे दिल्ली में अपनी मांग को मजबूती के साथ रखेंगे। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू के कैंप में लंबे वक्त तक चले संघर्ष के बाद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं इससे पहले सिद्धू के सलाहकारों मलविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग के बयानों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहरी नाराजगी जताई थी। अमरिंदर सिंह के अलावा पंजाब से ही आने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी माली और गर्ग के बयानों को लेकर कहा था कि ये उन सभी लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है। इसके बाद पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत फिर से राज्य के दौरे पर भेजे जा रहे हैं। तो बहुत साफ है, नवजोत सिंह सिद्धू एंड कंपनी अमरिंदर सिंह को टारगेट कर रही है, उनको बदनाम कर रही है, उनको अपमानित कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस हाईकमान चुपचाप देख रहा है। वो नवजोत सिंह सिद्धू को रोक नहीं रहा है, उनके साथियों को नहीं रोक रहा है, जबकि उनके सहयोगी ऐसे विवादास्पद बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस हाईकमान भी धर्म संकट में पड़ रहा है। तो क्या है इस चुप्पी की वजह? क्यों वो सिद्धू के हौसले पहले से ही बढ़ा रहा था? उनको अध्यक्ष बनाने के बाद सिद्धू को थोड़ा लगाम लगानी चाहिए थी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात कांग्रेस के लिए और क्या हो सकती है कि आने वाले चुनाव के ठीक पहले ये अंतर्कलह इस स्तर का चलता जा रहा है, जबकि सिद्धू की सारी मांगें मान ली गई हैं। इसके बावजूद ये स्थिति निर्मित हो रही है। ये कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। इसी तरह की नाराज़गी, इसी तरह का अंतर्कलह अंततः पंजाब में कांग्रेस को ले डूबेगा। उसकी सरकार शायद न बच पाए अगर ये अगले 2-3 महीने तक इसी तरह का चला और कांग्रेस हाईकमान ने हस्तक्षेप न किया। पहले ये लग रहा था कि कांग्रेस हाईकमान हस्तक्षेप करके मामले सुलझा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुए नहीं दिख रहा है। उसके हस्तक्षेप से बातचीत मामला सुधरा नहीं है, बल्कि और बिगड़ता जा रहा है। अगली खबर लेते हैं जो कि कांग्रेस के ही अंतर्कलह से जुड़ी हुई है। अंतिम खबर है आज की। कांग्रेस के लिए एक और राज्य से बढ़ते अंतर्कलह की खबर है। छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मंगलवार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने के एजेंडे को लेकर बात हुई थी। बता दें कि रोटेशनल सीएम को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद चल रहा है। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मूड में है। तो छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि कांग्रेस ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी, ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। भूपेश बघेल उस समय नेतृत्व कर रहे थे कांग्रेस का। टी.एस. सिंहदेव भी पार्टी के बड़े नेता हैं और भी 1-2 नेता थे। ये तमाम नेता के बीच से एक मुख्यमंत्री का चयन होना था और उस समय शायद ऐसा कहा जाता है कि एक बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने का एक फार्मूला सोचा गया, जिसमें पहले बघेल को बनना था और बाद में टी.एस. सिंहदेव को। लेकिन बघेल
ने अपने कामकाज से और अपने राजनीतिक कौशल से अपनी जड़ें और अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया है। और ऐसे में हाईकमान को लग रहा है कि उनको हटाना कितना सही होगा या नहीं होगा। टीएस सिंहदेव उधर नाराज़ चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोई सहमति बनी थी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इस तरह की सहमति बनी भी थी या नहीं बनी थी, लेकिन टीएस सिंहदेव इस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाए। कांग्रेस हाईकमान इस सुलह, इन दोनों नेताओं के बीच सुलह करवाने पे नाकाम रहा है, क्योंकि ये पिछले 4-5 महीने से विवाद चल रहा है और अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि ये विवाद सुलझेगा जल्दी। तो कांग्रेस हाईकमान पंजाब में फेल कर रहा है, राजस्थान में भी अभी तक वो कोई समाधान नहीं दे पाया है, और छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। तो स्थितियां कांग्रेस के लिए विकट हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वो विपक्षी दलों की अगुवाई करने पर अपना जोर लगा रहा है, लेकिन अपनी ही पार्टी में वो ठीक ढंग से एक सामंजस्य स्थापित कर पाने में नाकाम रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को न केवल लाइक करेंगे बल्कि बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।